हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो चलिए आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के इस क्लास में। तो आज की ये क्लास हमारी काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था उसके इस अगले पार्ट को। ठीक है, तो चलिए सारे बच्चे ऑनलाइन हो जाइए, जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए जी, और आज की क्लास मिस ना करें। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग 10 वैसे प्रश्नों को कवर करेंगे जिसके कि इसके पिछले वाले पार्ट को भी हमने देखा था, और आज के इस पार्ट में 10 वैसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल क्या है, देखिए बायोलॉजी का 71 नंबर। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 70 नंबर तक प्रश्नों को कवर करा था, और आज का हमारा पहला सवाल है सॉदर्न ब्लॉटिंग से आप क्या समझते हैं। एकदम अच्छे से समझते जाइएगा और सभी टॉपिक को क्लियर करते जाइएगा। ठीक है, चलिए सवाल हमारा क्या है, सॉदर्न ब्लॉटिंग से आप क्या समझते हैं। जवाब इसका देखिए क्या होगा कि किसी दिए गए डीएनए सैंपल के, ठीक है, क्या है जवाब कि किसी दिए गए डीएनए सैंपल के किसी विशिष्ट डीएनए विन्यास या सीक्वेंस का पता लगाने के लिए अपनाई जाने वाली वह जैव अभियांत्रिक तकनीक। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, वह जैव अभियांत्रिक तकनीक जिसमें डीएनए खंड को इलेक्ट्रोफेरेसिस द्वारा पृथक कर उसकी पहचान प्रोहाइब्रिडाइजेशन तकनीक द्वारा किया जाता है, सॉदर्न ब्लॉटिंग तकनीक कहलाता है। एकदम इजी सा और एकदम टॉपिक को क्लियर करके ये जवाब दिख रहा होगा। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट कर जाइएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए 72 पे बढ़ते हैं। देखिए 72 हमारा कह रहा है कि अनुकूल विकिरण किसे कहते हैं, समझाइए। ठीक है, छोटा सा लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है कि अनुकूल विकिरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका जवाब होगा, ये देखिए कि एक विशेष भूभाग में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम, एक विशेष भूभाग में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को ही अनुकूल विकिरण कहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, छोटा सा लेकिन बहुत ही अच्छा है, याद करके जाइएगा सारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 73। ठीक है, तो एकदम सीरीज को एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा, 1 से लेकर के 80 तक ये चलेगा जी। ठीक है, फिर आगे भी हम लोग देखेंगे, टाइम बचेगा, एग्जाम का टाइम तो नजदीक आ गया, लेकिन जितना तक हो सके उसको हम लोग कवर करके जाएंगे। 73 देखिए विवेक करवाया गया है, सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़कर जाइएगा। सवाल है हमारा रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न बना है, इस बार भी पूरा चांस है, एकदम रट के जाइएगा। रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं, जवाब को समझिए। रासायनिक विकास का सिद्धांत ओपेरिन एवं हाल्दने ने प्रस्तुत की थी। देखिए दो वैज्ञानिक ओपेरिन एवं हाल्दने, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा एकदम फटाक से टिक कर देना, ओपेरिन और हाल्दने ने, दो वैज्ञानिक, रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया था, और जिनके अनुसार यानी इन दोनों के अनुसार यदि पृथ्वी पर जीवन की उत्पादित परमाणुओं, ठीक है, देखिए क्या बोले थे ये वे दोनों कि यदि पृथ्वी पर जीवन की उत्पादित परमाणुओं को जोड़कर अणु बनने और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अणुओं से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण और फिर बड़े कार्बनिक अणु और उनके संघनन से प्रथम जीवन संरचना की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये था हमारा इस टॉपिक का राइट जवाब। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए चलिए तो यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 74। ये भी देखिए छोटा सा है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल हमारा है कि मानव के उद्गम और विकास की संक्षिप्त जानकारी दे। उद्गम मतलब उनकी उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति या उद्गम और उसके विकास की संक्षिप्त जानकारी दे। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं क्या होगा। देखिए इसमें दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा सभी बच्चे को, तो यहाँ पर मैनेज करिएगा। जवाब देखिए इसमें टिक करना है, आपको लिखना है कि प्रथम जीव से लेकर मानव विकास का, ठीक है, प्रथम जीव से लेकर मानव विकास का एक लंबा इतिहास है। क्या पढ़े हम लोगों ने, प्रथम जीव से लेकर मानव विकास का एक लंबा इतिहास है,
और आज का मानव जैव विकास के कई परिवर्तनों और अनुकूलताओं के पश्चात हुआ है। जैसे में मानव के प्रमुख विकासीय लक्षण निम्नांकित है, जैसे बुद्धि, ठीक है, सीधा खड़ा होना, पूंछ का विलोप होना और प्रजनन। मतलब इनका कहना यह है कि जब स्टार्टिंग में मानव होते थे ना, तो वो मानव जो है वो उनके पास मंद बुद्धि होती थी, बुद्धि उतना नहीं होता था, ठीक है, कि क्या करे क्या नहीं करे, किससे क्या होगा, बस ऐसे ही घूमते रहते थे इधर उधर। सीधा खड़ा होना, पहले का मनुष्य जो है वो सीधा खड़ा नहीं हो पाते थे, झुक कर चलते थे जानवरों की तरह। फिर क्या, पूंछ का विलोप होना, पहले के मानव में जो है जब शुरू में मानव का विकास हुआ था शुरुआत में, तो उनके पास पूंछ होती थी, वो भी अब विलाप हो गया है। और प्रजनन वगैरह के बारे में वो लोग नहीं जानते। तो यही है मानव के विकास और उसके उद्गम की प्रक्रिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। एकदम अच्छे से पढ़ कर जाइएगा सारे बच्चे, काफी अच्छा अच्छा प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 75 है कि मानव के उद्गम और विकास की संक्षिप्त जानकारी दे। बहुत ही अच्छा यह भी सवाल है जी, कि मानव के उद्गम और विकास की संक्षिप्त जानकारी दे। तो चलिए इसका जवाब जान लेते हैं कि प्रथम जीव से लेकर मानव इतिहास का एक लंबा इतिहास है और आज का मानव जैव विकास के कई परिवर्तनों और अनुकूलताओं के पश्चात हुआ है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये देखिए दोनों सवाल आप लोग को सेम दिख रहा होगा, ये 2 बार रिपीट हो गया, तो इसको इग्नोर करके चलेंगे हम लोग, क्योंकि 2 बार इसको पढ़ ले तो 76 पे जाएंगे। ठीक है, ये सेम प्रश्न आ गया यहाँ पर, 76 पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए 76 है हमारा कि चयन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सवाल क्या है, चयन से आप क्या समझते हैं, जवाब दीजिए। तो चलिए इसका जवाब क्या होगा कि पुनः संयोजन तथा उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप, पुनः संयोजन तथा उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप किसी भी जाति की समष्टि, ठीक है, किसी भी जाति की समष्टि में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है, परंतु केवल चयन की प्रक्रिया द्वारा ही यह सुनिश्चित होता है कि कौन से वंशागत लक्षणों का प्रसार होना है जिससे कि समष्टि अपने पर्यावरण के अधिक मूल बना सके या बन सके। ठीक है, तो ये था चयन के बारे में परिभाषा, डेफिनेशन। अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए एकदम अच्छे से नोट्स करते जाइएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते 77 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, छोटा सा लेकिन बहुत ही अच्छा है। देखिए आ गया प्रश्न कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, इसको लगा लीजिए आप VVI, इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ये महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। तो इसका जवाब होगा कि इन भागों में समान उत्पत्ति और संरचना होते हैं, किंतु एक दूसरे से कार्यों में यह बिल्कुल ही भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, इन भागों में समान उत्पत्ति और संरचना होती है, किंतु जब दोनों का कार्य के बारे में चर्चा होता है तो वो बिल्कुल ही भिन्न हो जाते हैं। जैसे में हम लोग समझेंगे, पक्षी और चमगादड़ के पंख और मेढक, घोड़े और मानव के अग्रपाद या पश्चपाद और समजात अंग के एग्जाम्पल। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे भी चर्चा किया था। ठीक है, तो ये है इसका एग्जाम्पल समजात अंग के। आगे बढ़ते 78 पे। 78 देखिए क्या कह रहा है हमारा, देखिए कह रहा है कि जैविक खाद के उपयोग से होने वाले लाभों को लिखे। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए जवाब को जानते। जैविक खाद के उपयोग से होने वाले लाभों को लिखे, तो इसका जवाब होगा कि जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभ इस प्रकार है। 2 लाभों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, 2 लाभ इस प्रकार है। पहला, यह मिट्टी के गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। पहला लाभ इसका, जैविक खाद के उपयोग से होने वाले लाभ में यह मिट्टी के गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। और दूसरा इसी में जानना है कि यह प्राकृतिक एवं हानि रहित है। यह मतलब प्रकृति, मतलब प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है, और हानि रहित मतलब इससे कोई भी हानि नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एक 79 नंबर काफी यूनिक सा सवाल है, लेकिन बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में बना है और आप लोग के लिए नॉलेज का ये सवाल है। कह रहा है देखिए कि गेहूं के 4 प्रोन्नत किस्में तथा उसके गुण को लिखे। प्रोन्नत किस्में मतलब उसके 4 विभिन्न प्रकार के किस्मों को, तो 3 प्रकार के भी लिख देंगे तो चलेगा आपका एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखना है आपको
कि गेहूं के 4 प्रोन्नत किस्म इस प्रकार हैं। पहला होगा HD 2824 यानी HD 2824। तो इसका जवाब होगा इसमें, इसके बारे में हम लोग गुण के बारे में जानेंगे कि उच्च उत्पादकता एवं ससमय बुआई वाला यह किस्म होता है। उच्च उत्पादकता इससे होती है एवं ससमय बुआई वाला। अगला देखिए है दूसरा नंबर HUW 234। तो इसका गुण जानेंगे कि माध्य उत्पादकता एवं लेट बुआई वाला, लेट मतलब देर से बुआई वाला। और थर्ड इसका प्रोन्नत किस्म है K8027। तो निम्न उत्पादकता एवं वर्षा आधारित लेट बुआई वाला यह प्रोन्नत किस्म होता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा नहीं, 3 को ही हम लोग कवर कर लेंगे, हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के हमारे अंतिम सवाल पे। आज के इस क्लास के और इस टॉपिक के अंतिम सवाल पे हम लोग बात करेंगे। क्या होना चाहिए इसका जवाब, सारे बच्चे एकदम देख कर जाइएगा। ठीक है, छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, सवाल नंबर 80 और आज के टॉपिक का सबसे अंतिम सवाल। और जिन बच्चों को हेल्पलाइन नंबर नहीं मिला है जी, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारा हेल्पलाइन नंबर। किसी भी तरह की समस्या या कोई भी परेशानी हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर भी यही है हमारा, कॉन्टेक्ट करिए, आपको जरूर मदद मिलेगी हमारी ड्रीम क्लासेस के थ्रू। सवाल नंबर 80 हमारा कि ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ये देखिए 2013 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। तो जवाब इसका सुनिए अच्छे से, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सारे बच्चे इसको रट कर जाइएगा। जवाब होगा 100 dB से अधिक तीव्रता। ठीक है, 100 dB। अब dB के बारे में समझिए, डेसिबल यानी ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है, ये उसी में मापी जाती है। तो 100 dB से यानी 100 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि बड़े होने के कारण ज्ञानेंद्रियां सहित मानव शरीर के अन्य भागों पर पड़ने वाले कुप्रभावों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, यानी ज्ञानेंद्रियां मतलब हमारे आंख, नाक, कान, त्वचा, इन सभी पर ध्वनि प्रभाव, हमारा प्रदूषण जो है वो प्रभाव डालता है। ठीक है, अब इसके देखिए दुष्परिणाम तथा प्रभाव। तो कर्णपटल के क्षतिग्रस्त होने के कारण, कर्णपटल के क्षतिग्रस्त होने के कारण सुनने में बाधा, जिसे हम लोग कनपट्टी कहते हैं ना, कान का चादर जिसको कहते हैं, उसमें ये जो प्रभाव डाल सकता है ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद सुनने में बाधा तथा दूसरे व्यक्ति से बात करने में बाधा, क्योंकि जब तक हम दूसरे व्यक्ति का बात सुनेंगे नहीं तो उससे हम सही से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी आवाज को हम समझ ही नहीं पाएंगे। फिर देखिए दूसरा इसका जो है प्रभाव, तनाव आएगा, नेत्र दोष आएगा, आंखों में कुछ कुछ दोष आ जाएगा, सर दर्द होगा, जो भी ध्वनि प्रदूषण होगा तो हमारे सर में दर्द होगा, आदि रोगों का उत्पन्न होना, ये सब जो है वो ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव है और दुष्प्रभाव है। यानी ध्वनि प्रदूषण अगर कहीं होगा तो वहां पर जाने पर व्यक्ति को इन सभी घटनाओं से चर्चित होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं आज के इस छोटे से क्लास में इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, जरूर कमेंट करिए सारे बच्चे और हमें बताइए इस क्लास के बारे में, अपना कुछ अनुभव शेयर करिए। और मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, बने रहिए ड्रीम क्लासेस पे और सपोर्ट करते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, भरोसा रखिए और परीक्षा में अच्छे से जाइएगा। एकदम बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। ठीक है, चलिए।